मेरा नाम संकल्प जौहरिया है। मैं लास्ट 2-3 साल से हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे जब स्टोरी शेयर करी तो लोगों को बड़ी पसंद आई, वीडियोस चलने लगे। जब इनिशियल सब्सक्राइबर्स आ गए थे तो उस समय अनअकैडमी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करता है, ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेक ब्रांड्स हैं जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं, बट टेस्ट सीरीज एक उनका टूल होता है कस्टमर एक्वायर करने का। होता क्या है कि जनरली, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनका ऐसा टेस्ट सीरीज है कि वो कंटेंट टेस्ट सीरीज में डालते हैं जो केवल उनके बच्चे सॉल्व कर सकें। पहले इस पे काम करने लगे, उसके बाद अभी रिसेंटली अनअकैडमी से एसोसिएशन खत्म हो गया हमारा। हेलो एवरीवन एंड आई एम परव कपूर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमने इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमने बात करी है संकल्प जौहरी, जो कि बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं एंड एनआईटी कुरुक्षेत्र से वो अपना बीटेक परस्यू कर रहे हैं। उसी के साथ वो भी बरेली के ही रहने वाले हैं। सो कैसे कैसे चीज़ें फॉर्म होती हैं, कैसे वो पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या कॉलेज सिलेक्शन के टाइम पे डाउट्स रहते हैं, हर चीज़ हमने कवर करी है। सो इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग पॉडकास्ट। सो लेट्स गो लिसन टू दिस। जैसे कि हमने देखा कि आपने क्या कहते हैं, एकदम यूट्यूब पे जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और काफ़ी लाइक 193 के सो 193 के सब्सक्राइबर्स हैं। सो वो आपके फील्ड में वर्क कर रहे हैं, वो कैसे एकदम से होता है, लाइक वो सब्सक्राइबर्स कैसे वो ग्रोथ हुई? जैसे यूट्यूब है, ठीक है, तो यूट्यूब पे आपका दो मैट्रिक से वीडियो चलती है मेनली। पहला मैट्रिक होता है कि कितनी देर आपकी वीडियो देखी जा रही है, एवरेज व्यूज टाइम। और दूसरा मैट्रिक ये है कि क्लिक थ्रू रेट क्या है, मतलब लोग क्लिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आपको ये जज करना पड़ता है कि ये दो मैट्रिक्स आप किस नीच में लेके आ सकते हो। तो जैसे मैंने जेई की तैयारी करी थी अपने टाइम में, तो बहुत सारे क्रिएटर्स थे एडटेक के अंदर जो बहुत अलग अलग फील्ड्स में थे। क्लास 12th की फील्ड में जैसे आपके दत्तरवाल भैया थे, उससे पहले शोभित निर्वाण भैया थे आपके 10th की फील्ड में। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स थे अलग अलग फील्ड में, बट जेई की फील्ड में ऐसा कोई इंडिविजुअल क्रिएटर्स कम थे। तो वो एक प्रॉब्लम रियलाइज हुई। प्लस क्या था, उस चीज का एक्सपीरियंस भी था। तो एंड लकीली उस समय क्या हुआ कि उस समय शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी ज्यादा चलने लगा। तो हुआ क्या था कि पहले इनिशियली तो हम लोगों ने एक चैनल बनाया था, ये हमारा फर्स्ट चैनल, इससे पहले एक और चैनल था। तो उस पर हम लोगों ने, एक दोस्त और था मेरा, उसके साथ हमने काम करना स्टार्ट करा। हुआ क्या कि वहां पर भी हमारा ठीक ठाक ग्रोथ हुआ, बट थोड़ा बहुत रीजन से तो फिर चैनल हमने अलग किया। बट जब नया चैनल बनाया तो ये चीज रियलाइज करी कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो इस समय बूम कर रहा है। तो हमारा मेजर बूम जो आया था वो स्टार्टिंग में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से आया था, बट फिर धीरे धीरे हम लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे भी शिफ्ट हुए, फिर लेक्चर्स पे शिफ्ट हुए। बट ओवरऑल जो मेन ग्रोथ है वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से आई थी। और दूसरी चीज जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, वो एवरेज व्यू टाइम और आपका क्लिक थ्रू रेट, उसके ऊपर हम लोग काम करते रहे थे कि भाई क्लिक थ्रू रेट कैसे आएगा। क्लिक बेट करना है करो, लेकिन क्लिक थ्रू रेट चाहिए। और कंटेंट ऐसा डिलीवर करना है जो लोग एंड तक सुने। और फिर वही है कि आप कंसिस्टेंटली लगे रहो तो हाँ, वीडियोस बूम होते हैं। हमने एक साल के अंदर 700 से ज्यादा वीडियोस करे अपने चैनल पे। तो ये श्योर थे कि आप 700 वीडियो करेंगे तो एक या दो वीडियो तो पहुंचेगा ही 4 मिलियन 5 मिलियन तक। वो पहुंचा भी। तो ग्रोथ अभी तक तो ऐसी हुई है। तो लाइक शॉर्ट फॉर्म, जो शॉर्ट उसमें हम लोग यूट्यूब पे क्रिएट करते हैं, जो शॉर्ट कंटेंट हम लोग बनाते हैं, वो लाइक एक ये होता है कि वो नॉलेजेबल बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है हम्म। ना। उसमें हम लोग लाइक 10 सेकंड 30 सेकंड में क्या नॉलेज डिलीवर करें, तो वो कितना ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में क्या होता है कि आप इतना ज्यादा कोई बहुत वाइड टॉपिक पे वीडियो नहीं बना सकते। उसके लिए तो आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चाहिए होगा। बट स्टिल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में क्या होता है कि जब आप बच्चे एजुकेशन की बात करें, तो जैसे अगर बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो छोटे मोटे डाउट्स बहुत होते हैं बच्चे के, जिसको लेके बहुत सारे क्रिएटर्स क्या करते हैं, बड़े बड़े वीडियोस बना देते हैं। जैसे मान लो एक बहुत छोटा सा कॉमन सी चीज ले ले रहा हूँ कि बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है, तो इसको हम लोग किसी व्यक्ति को 30 सेकंड 40 सेकंड में समझा सकते हैं। या फिर भाई कौन सी किताबें करनी चाहिए फिजिक्स में, ये चीज 30-40 सेकंड में आप समझा सकते हो। इसके लिए लॉन्ग वीडियो की जरूरत नहीं है। बट द थिंग इज कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में ये तो है कि आपको चीजें जल्दी डिलीवर करनी होती हैं। और ये है कि बहुत डेप्थ में तो नहीं डिलीवर कर पाओगे आप, बट एक बेसिक नॉलेज आप दे सकते हो। बट वही है यार, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में आप सही कह रहे हो, इतना ज्यादा एजुकेट तो नहीं कर पाओगे। लेकिन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चलता भी इसीलिए ही है क्योंकि आप उसमें इतना ज्यादा एजुकेट नहीं करते, ऊपर ऊपर की बात बताते हो खाली। बच्चों को मतलब अटेंशन टाइम कम चाहिए होता है। हाँ, सीधा मुद्दे की बात पे आते सीधा हैं। मुद्दे की बात पे आ गए, आप चीज टाइम खोटी नहीं करते हो, सीधे काम की बात पे आते हैं। एक मिनट देखा फेसबुक। हाँ 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 हाँ। सो जैसे अभी जेई के उसमें आप पर्टिकुलरली वर्क कर रहे हो, है ना? सो क्या जो आपने जैसा अभी बोला कि आप पहले एक चैनल पे वर्क कर रहे थे, तो वो भी लाइक जेई पे ही था या उसमें आप अलग क्लासेस पे वर्क कर रहे हैं?
वो भी आईआईटी जेई के अंदर ही था। बट उस चैनल पर मोर ऑफ कंटेंट फोकस से, मतलब केवल यूट्यूब पे कंटेंट ही पोस्ट कर रहे थे। बट जो ये नया चैनल है, इस पे फिर हमारा मेन फोकस ये था कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है जेएस अंकल, उस पे बच्चे कन्वर्ट करने हैं मेनली। एंड बाकी लेक्चर्स वगैरह उस पे नहीं लेते थे, इस चैनल पे लेने लगे हैं। मतलब उससे पहले क्या होता था कि उससे पहले मैं अनअकैडमी पे काम करता था। तो जो पढ़ाने वाला जितना कंटेंट होता था वो अनअकैडमी पे पढ़ता था, और बाकी स्ट्रैटेजी और सेशंस वगैरह इस पे लेते थे। बट अब पढ़ाने वाला काम भी हम इसी पे स्टार्ट कर दिया, अपने मेन चैनल पे। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बट डोमेन सेम ही था। अच्छा, हमने लाइक अभी जो ये वीडियो स्टार्ट करी, इसमें मैंने आपका शुरुआत में बिल्कुल इंट्रो नहीं करवाया था। हाँ। द रीजन बिहाइंड इट कि मैं पहले ये देखना चाहता था कि जो आपके अचीवमेंट है, आप क्या मैं जानना चाहता पहले कर क्या रहे। तो आई वांट कि आप थोड़ा ये बता सको कि क्या आप कर रहे हो एंड क्या विजन है आपका, एंड आप क्या देखते हो कि आपको पूरा यूट्यूब पे आपने अन अकेडमी कैसे ज्वाइन किया एंड हाउ इट्स गोइंग एंड ऑल दैट, थोड़ा अपने बारे में। मेरा नाम संकल्प जौहरी है। मैं लास्ट 2-3 साल से हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब पे। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि जब मैंने जेई की तैयारी करी थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर्स थे 10-12 के अंदर, बट जेई के अंदर नहीं थे। वो चीज रियलाइज हुई थी। प्लस क्या था कि मैंने जो तैयारी करी थी, तो मेरा पहले अटेम्प्ट में बहुत कम मार्क्स आए थे। मतलब 8 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे उस साल, तो 2 लाख के आसपास रैंक आई थी, जो कि बहुत अच्छी रैंक नहीं होती है। फिर उसके बाद जब दूसरी बार एग्जाम दिया था, तो हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो रैंक उसमें बहुत अच्छी थी, तो एडवांस भी क्लियर किया था, मेंस भी क्लियर किया था। तो हुआ क्या था कि कोचिंग में भी हाइप मिल गई थी थोड़ी सी कि यार तुम्हारी कहानी तो बहुत एक्सेप्शनल है, छापने वाली कहानी है कि भाई 5 महीने में जेई क्लियर किया है। तो हमें लगा कि ठीक है, ये कहानी को यूट्यूब पर बता के देखते हैं। तो यूट्यूब पर जब स्टोरी शेयर करी, तो लोगों को बड़ी पसंद आई, वीडियोस चलने लगे। तब धीरे धीरे क्या करा कि अब लगा यार इसके अराउंड कंटेंट बना सकते हैं, तो कंटेंट की शुरुआत वहां से कर दी थी। अब हुआ क्या कि कंटेंट जब क्रिएट करते रहे, तो आपके पास कुछ सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं इनिशियली। जब इनिशियल सब्सक्राइबर्स आ गए थे, तो उस समय अनअकैडमी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करता है, और जस्ट इससे रिक्रूट करता है कि उनके पास ऑडियंस है, तो वो स्ट्रेटजी सेशंस ले लें। बट हुआ क्या कि स्ट्रैटेजी सेशन से ज्यादा हमारे एकेडमिक एकेडमिक सेशन चलने लगे, मतलब जहां मैं पढ़ा रहा होता था। इनऑर्गेनिक लेता था मैं केमिस्ट्री में, और फिजिक्स लेता था। तो वो सेशन ज्यादा चलने लगे, बच्चे ज्यादा पसंद करने लगे। तो अन अकेडमी की तरफ से कॉल आया कि आप फिजिक्स ही लो हमारे प्लेटफॉर्म पे, और केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक ही लो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो इनिशियली तो हमने यही करा। ये सब चीजें थी जो पिछले चैनल पे चल रही थी। अच्छा। फिर उसके बाद जनवरी 22 में चैनल मैंने चेंज करा था जब। तो जब चैनल चेंज करा था, तब भी यही था कि अन अकेडमी के साथ तो एसोसिएशन था ही, और वहां पे पढ़ा रहे थे। बट फिर क्या हुआ कि ये लगा कि यार वो कंटेंट हम लोग उनके प्लेटफॉर्म पे डिलीवर कर रहे हैं, तो कुछ कंटेंट हमें अपने चैनल पे भी डिलीवर करना चाहिए। तो फिर अपने चैनल से भी डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम दिखी कि जेई के अंदर रेलेवेंट टेस्ट सीरीज नहीं है। जो आप टेस्ट सीरीज देते हो किसी एग्जाम के लिए, तो बहुत सारे एडटेक ब्रांड्स हैं जो टेस्ट सीरीज, आप ये कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत सारे ऐसे एडटेक ब्रांड्स हैं जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं। बट टेस्ट सीरीज एक उनका टूल होता है कस्टमर एक्वायर करने का। होता क्या है कि जनरली, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनका ऐसा टेस्ट सीरीज है कि वो कंटेंट टेस्ट सीरीज में डालते हैं जो केवल उनके बच्चे सॉल्व कर सकें। ताकि अगर बाहर के बच्चे को सॉल्व करने आ रहा है टेस्ट सीरीज, तो उसको ऐसा लगे कि यार ये सवाल तो मेरे से बन ही नहीं रहे हैं। बट अगर कोई बच्चा उस कोचिंग में पढ़ रहा होगा, उससे बनने लगेंगे, तो उसको फोमो क्रिएट होगा, वो कोचिंग ज्वाइन कर लेगा। उसे फियर हाँ, कि अरे यार वो हाँ, 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 आई शुड आल्सो ज्वाइन। हाँ, वही। और वो रेलेवेंट नहीं है कहीं से कहीं तक वो टेस्ट सीरीज। अब ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जरूरत थी कि इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, जो मतलब टेस्ट सीरीज वाली कंपनीज ही टेस्ट सीरीज करें। ऐसी कंपनीज एक या दो ही हैं उस समय। एंड वो भी बहुत हाई प्राइस में सेल कर रही थी, क्योंकि मार्केट में जब एक दो कंपनी होगी तो मोनोपोली थी वहां पे। तो हमने फिर रियलाइज करी ये चीज, और कि हमने सोचा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पर ये टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करें ही। इसके अलावा जितने और भी छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, सबकी टेस्ट सीरीज एक ही सब्सक्रिप्शन पर देते हैं। तो इसके ऊपर काम करा 6-8 महीना, फिर उसके बाद इसको लॉन्च करा, और ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला। हम पे इस समय 2,500 बच्चे हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे टेस्ट दे रहे हैं। पिछले 4 महीने में हुआ है लॉन्च करे हुए। तो पहले इस पे काम करने लगे। उसके बाद अभी रिसेंटली अन अकेडमी से एसोसिएशन खत्म हो गया हमारा। हाँ, वो द रीजन इज कि अभी अपने चैनल पे ज्यादा फोकस है। एंड अभी क्या है कि अभी हम लोग कॉलेज वाले चैनल पर भी फोकस कर रहे हैं। एक नया चैनल खोला है कॉलेज रिलेटेड, जहाँ पर बच्चों की कॉलेज एडमिशन के रिलेटेड गाइडेंस हो गई, या फिर जो बच्चे कॉलेज में जाने वाले हैं उनसे रिलेटेड टिप्स हो गई, उस पर फोकस करेंगे। एंड एक चैनल और अब इस पे काम चल रहा है, वो नीट के लिए है, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। तो ये 3 चीजों पे भी फोकस है अभी तो। हाँ, ओके। तो ये काफी मतलब इंस्पायरिंग लगी, लेकिन
ये और इंस्पायरिंग बन जाएगी, लाइक मैं तो जानता हूँ, लेकिन ये मेरी ऑडियंस के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए ये और इंस्पायरिंग बन जाएगी जब ये पता होगा कि आप करंटली क्या कर रहे हो। ओके। अभी तक हमें ये नहीं पता लगा आप करंटली, लाइक आप ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो या स्कूल में हो, आप क्या अभी करंटली। करेंटली मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर, एनआईटी कुरुक्षेत्र से। और कॉलेज रेगुलर कॉलेज है हमारा। और ये सब चीज़ें कॉलेज के साथ ही मैनेज करनी पड़ेंगी किसी तरीके से। और बाकी जो प्रोजेक्ट्स जो चलते रहते हैं उन सब में डेफिनेटली एकेडमिक्स तो अफेक्ट होते ही हैं थोड़े बहुत। बट ठीक है, होने दो इफेक्ट, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। स्टिल आई एम क्यूरियस टू नो कि जैसे मैं भी अपना स्टार्टअप कर, है ना, सो उसमें मेरे को बिल्कुल मतलब टाइम नहीं मिलता कि लाइक मैं अपना रेगुलर भी कॉलेज हम्म। जाके करूँ या कुछ करूँ, सो वो मतलब कैसे मैनेज कर लेते हो यार, बिल्कुल मतलब ये मेरे लिए बहुत, ऑडियंस तो बाद में, पहले ये मेरे लिए पॉडकास्ट में तो मैं ये बहुत बड़ी चीज हो गई कि लाइक ये तो पॉडकास्ट भी दे रहे हो उधर, इतने सारे चैनल्स भी रन हो रहे हैं, टीम भी मैनेज कर रहे होगे ऑफ कोर्स, है ना, एंड अन अकेडमी भी कर रहे थे पहले, एंड भी और कई सारे काम होते हैं, तो ये सारे एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हो। ये तो यार ऐसा सवाल है जो बहुत लोग पूछ चुके हैं। मतलब एक बड़े टेक प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं, उनसे भी हमारी मीट हुई थी एक बार। तो उन्होंने भी पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि कॉलेज के साथ ये सब चीजें कैसे मैनेज कर रहे हो। बट हुआ क्या कि हमारा जो वीडियो मेकिंग का प्रोसेस है, जब आपका जो मेन काम का प्रोसेस होता है वो जब आपका स्मूथ हो जाता है बिल्कुल ही, तो आपको ना इतना टाइम नहीं लगता है करते हुए। जैसे अगर मान लिए स्टार्टिंग में हम लोग वीडियोस करते थे तो हमें वीडियो बनाने में 1 घंटा 1.5 घंटा जा रहा है, पूरा फोकस आ रहा है उसमें। बट धीरे धीरे क्या हुआ, और वो इसलिए भी होता रहा क्योंकि वीडियो मैं बना रहा हूँ, फिर मैं एडिटर को दे रहा हूँ, एडिटर एडिट करके दे रहा है, उसमें कुछ चेंजेस है वो बता रहा हूँ, फिर मैं टाइटल डिसाइड कर रहा हूँ, एसईओ डिसाइड कर रहा हूँ, वो सब बवाल हो रहा है। उससे बेटर क्या था कि अब हमने क्या करा है कि पिछले 1 साल से ही सारे वीडियोस मैं खुद ही एडिट करता हूँ, सारे वीडियोस का थंबनेल वगैरह सब मैं खुद ही करता हूँ। तो उससे ये होता है कि अब वो प्रोसेस इतना स्मूथ हो गया है कि मेरे को वीडियो मेकिंग में मुश्किल से, मतलब अगर मेरे को एक लॉन्ग वीडियो बनाना है 10 मिनट का, तो वो 10 मिनट का वीडियो में मुझे 10 ही मिनट लगेगा, वन टेक बनाते हैं। और मुश्किल से एडिटिंग एडिटिंग में 30-40 मिनट लगेंगे बस। तो हम 1 घंटे के अंदर आराम से वीडियो क्रिएट कर लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि 3 चैनल्स पर डेली वीडियोस भी डाल लेते हैं। अगर मैं अभी घर जाऊंगा तो घर में 3 घंटे में 3 वीडियो निकाल देंगे ऐसा। लेकिन वो यही चीज है कि स्टार्टिंग में चीज नहीं होगी, बट अब चूंकि वीडियो तो इतने बना लिए हमने, 600-700 वीडियो बना लिए हैं, तो अब वो करते करते चीज आ गई है। प्लस क्या है कि दूसरी चीज आप कह रहे हो जैसे टाइम कैसे मैनेज होता है, बीटेक के अंदर या आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपके पास टाइम होता है स्पेंड करने के लिए, जो आप इन सब कामों में लगा सकते हो। अब होता क्या है, मेरे कॉलेज के अंदर मैं बता रहा हूँ, और भी कॉलेजेस में ये रियलिटी है। बच्चे फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर आते हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर अंदर आने के बाद भाई दोस्ती यारी में लग जाते हैं, घूमने फिरने लग जाते हैं, बंदी बंदी बना लेते हैं। तो उसमें ज्यादा टाइम खर्च होता है, क्योंकि कॉलेज तो तुम्हारा भाई 9 से 5 चल रहा है, उसमें भी आधी क्लासेस लगती नहीं है, आधी लगती हैं। कॉलेज में सब तुमको पता है, अटेंडेंस के नाम पे प्रॉक्सी लग जाती है, कोई दूसरा व्यक्ति अटेंडेंस लगा दे रहा है, कभी तुम थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लेते हो किसी से, तो वो सब काम तो कॉलेज में चलते हैं। बट होता क्या है कि बाकी जो टाइम बच रहा है, तो बाकी टाइम में बच्चे यार ये करते हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो वो अगर आप टाइम बचा लो, किसी प्रोडक्टिव काम में लगा दो, तो हाँ, स्टार्टिंग में तो समय लगेगा वो काम में, बट प्रोसेस को आप धीरे धीरे स्मूथ करते जाओगे तो थोड़े दिन बाद आप देखोगे वो काम आप बहुत जल्दी करने लगोगे। सर जैसे ये बात हुई तो इसमें आपने कहा कि लाइक कॉलेज में बहुत टाइम होता है एंड लोग मतलब बच्चे अपने दोस्तों के साथ मिल जाते हैं, बंदी बंदी बना, बिल्कुल मन नहीं किया कि आप अपने दोस्तों के साथ घूमो या उसका भी टाइम आप मैनेज कर लेते हो वो, मतलब देखो, मैं पर्सनली अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं मानता हूँ कि किसी चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने आज दोस्ती नहीं करी तो लाइक, अगर यार दोस्ती इन सेंस कनेक्शन नहीं मिलती, इट इज, दोस्ती इज जस्ट फॉर मी यार लाइक कनेक्शन, कि मैं किसी से वन ऑन वन कनेक्शन सेटअप कर रहा हूँ किसी से, क्या मतलब आप वो भी मैनेज कर लेते हो या वो कनेक्शंस आप कहीं ना कहीं मिस आउट करते हो, या वो रिग्रेट वाली फीलिंग की अरे यार वो कर लेना चाहिए था उससे उस समय बाद, या हम्म। वो कुछ है लाइफ में ऐसा, या बिल्कुल वो मोबाइल से दूर हो। नहीं नहीं है, देखो सीधी सी चीजें, जो रेलेवेंट कनेक्शंस होते हैं उसमें समय नहीं आता है, वो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपके, और वो चीजें समझते हैं कि यार अगर मान लो मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास टाइम कम है। तो और दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर आपका हर एक चीज का टाइम फिक्स है, जैसे अगर मेरे को पता है कि मैं 5 बजे कॉलेज करके आऊंगा, तो 5 से 6 दोस्तों के साथ घूमना है, बट एक ही घंटा घूमना है, बाकी पूरा दिन नहीं घूमना है। तो अगर टाइम फिक्स है तो चीजें चल जाती हैं। और प्लस क्या है कि तुम्हारे भाई जो कनेक्शन है उनको चीज भी पता होगी कि यार अगर किसी चीज में काम कर रहे हो तो समय कम है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दोस्ती मिस आउट करी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका दोस्तों का सर्कल 10 से ऊपर जा रहा है, 10 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 5 से ऊपर जा रहा है,
तो वो फिर खतरनाक है थोड़ा। तो सर्किल छोटा रखो, क्वालिटी रखो, ज्यादा बेटर रहता है। और बाकी नेटवर्किंग और कनेक्शंस में इतना टाइम तो नहीं जाता यार। देखा था यूट्यूब के उस पे पीछे जो पोस्टर हाँ होता हाँ है, हाँ। क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, क्वालिटी, हाँ। तो क्वालिटी वर्ड ज्यादा फोकस वही था उसमें। वही तो इसीलिए छोटा रखो सर्किल। और जो काम के कनेक्शंस होते हैं, वो तो डेफिनेटली हो ही जाते हैं। जब आप इस तरीके के काम में हो, आपका काम अच्छा होगा, आपके कनेक्शन बन जाते हैं। Right. तो वो तो है ही। तो लाइक मैंने आपके इस कन्वर्सेशन से कुछ पॉइंट्स ड्राइव किए कि लाइक हमें एक तो पेशेंस थोड़ा चाहिए कि काम पे आप लगातार आप हम्म प्रैक्टिस करो। हम्म प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप पहले 1 1 घंटे लगता था वीडियो बनाने में, देन आपको आप अगर 10 मिनट की वीडियो बना रहे हो तो 10 ही मिनट में आपने कंप्लीट कर दिया। सो एक तो प्रैक्टिस, मेरे ख्याल से आप जो एक पॉइंट बोलना चाहते हो वो काफी आपकी स्टोरी में वो प्रैक्टिस वर्ड बहुत ही मतलब एक मेजर रोल इम्पैक्ट करता है। एंड इसी के साथ क्या कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या, मतलब क्या सीन है, या नहीं नहीं यार, आपने वो फेस देख के छोड़ दिया या वो फेस आया ही नहीं है? वो तो कहानी ही बहुत फेमस है। जो अगर मेरी ऑडियंस देख रही होगी तो उन्हें पता होगा कि द दो स्टॉक में भी फीचर हुई थी कहानी कि क्लास 11 में एक ब्रेकअप हुआ था मेरा। तो बस वही है कहानी भाई, लव लाइफ उतनी ही है अभी तक तो। और अभी मेरे को लगता है कि अभी इतना समय भी नहीं है। मेरे को लगता है रिलेशनशिप में मतलब और बाकी चीजें तो जाती हैं, समय ज्यादा जाता है। और अभी मेरे को लगता नहीं है कि इतना टाइम है मेरे पास कि मैं उस चीज पे फोकस कर पाऊँ। उस चीज पे हम 1 साल 2 साल बाद भी फोकस कर सकते हैं, एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद। तो अभी ऐसा तो कोई सीन नहीं है, बट अभी आपने थोड़ी देर पहले इस पॉडकास्ट में हम बात करी कि जेन्युइन कनेक्शंस में टाइम नहीं लगता ना। तो बस बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसके बाद में वो मार रहे हो मेरी हो गया ना ना। I'm just asking कि ऑडियंस बड़ी क्यूरियस होगी कि लाइक ये दो चीजें बहुत कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। हाँ मेरी टीम का ये बंदा है, हाँ वो बिल्कुल मतलब लाइक ही इज ऑल बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, टाइम लाइक 5 मिनट 10 मिनट करेगा, बातें करेगा, बट लाइक जब बिजी है तो वो नहीं उसे भी मैनेज कर। तो क्या आपके हिसाब से वो मतलब पॉसिबल है चीज या नहीं है, वो क्या सीन? यार, है देखो, जो लोग मैनेज कर ले रहे हैं वो कर ले रहे हैं, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है मेरे से तो नहीं होगा कि क्योंकि जेन्युइन कनेक्शंस की चीज तो ये है कि देखो, आप भाई बंदी को ऐसे मैनेज नहीं कर सकते ना कि उसको 1 घंटे का टाइम दे, जैसे 1 घंटे बात कर लो। भाई उसका मन करेगा पूरे दिन में कभी भी कॉल कर लेगी, कभी भी बात कर लेगी। और होता क्या है कि बात आप एक बार करते हो तो ऐसा नहीं है ना कि आपका दिमाग जो है वो केवल 1 घंटे के लिए ऑक्यूपाइड है। वो पूरा दिन ही ऑक्यूपाइड रहता है, भाई क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किसके साथ घूम रही है। तो 10 तरीके की चीजें होती हैं। और बाद में होता क्या है कि रिलेशनशिप जब आपका कॉलेज के अंदर होता है या वर्क प्लेस के पास होता है, तो मुझे लगता है फिर वो ज्यादा बवाल लेके आता है। क्योंकि क्योंकि मान ली कॉलेज में आपकी बंदी बंदी है, तो मैं देखता हूँ जो कॉलेज के अंदर हैं लोग ऐसे। तो भाई अब वो किसी और बंदे के साथ घूम रही है तो उनको अलग इनसिक्योरिटी हो रही है कि यार इनके साथ क्यों घूम रही है। या फिर भाई इश्यूज होते हैं बहुत सारे कि सुबह तुमने बात नहीं करी, शाम में बात करी, तो वो भाई झगड़ा वगड़ा ज्यादा लगा रहता है जो मुझे लगता है कॉलेज में रहते हुए। तो मेरे को लगता नहीं है कि अभी इतना टाइम है मेरे पास, बट हाँ डेफिनेटली 1 साल 2 साल बाद होगा। जब एक पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो होगा, तो और तब We are वर्थ इट भी going to होगा। record another podcast after 1 or 2 years. यहाँ पे वापस हम संसद भैया को लाएंगे, आपके अपने प्यारे संसद भैया को, एंड देन हम लव लाइफ के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि आई थिंक ना आपकी लाइक मैं भी रहा हूँ रिलेशनशिप में, एंड आई थिंक कि वो जो आपने ये पॉइंट बोला कि वो टाइम बहुत ले लेता है एंड तो वो कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लगता है कि वो मुझसे मैनेज नहीं हो पाता। वो मेरे को भी कहीं ना कहीं काम पे जब मैं बिजी हो जाता हूँ तो आई एम लाइक टोटली बिजी, तो मेरे को नहीं होता कि मैं फोन उठा के रिप्लाई करूँ, वो होती है फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो जो आपकी ऑडियंस है वो मेजर ऑडियंस आपकी लाइक 12th क्रॉस ऑडियंस, सो ये जो ये YouTube ग्रोथ है ये आपके कितने टाइम पीरियड में, लाइक आपने वो चैनल जब छोड़ा तो उस पर कितनी ऑडियंस थी, एंड देन आपने नए चैनल पे जैसी आए तो कितनी, एंड वो जो अगर मेरे ख्याल से वो हर ही क्रिएटर देखता है, तो वो जो एक सब्सक्राइबर बढ़ने वाला जो फेज होता है वो फेज कैसे निकला? मतलब हम आज भी अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं तो मेरा एक भी सब्सक्राइबर होता है ना, I'm like, oh God यार क्या मजा आ गया। वो देखो वो फेज तो होता है, और वो अभी भी चल रहा है एक चैनल पर, तो नीट वाला जो चैनल है। बट होता क्या है कि हमारा ये जो फेस था ये पहले चैनल पर था ज्यादा। क्योंकि जब मैंने पहला चैनल छोड़ा था तो वो उस पे 20,000 सब्सक्राइबर थे।
तो उस पे हुआ क्या था कि जब चैनल छोड़ा था तो वही आईआईटी जेई का बहुत हाइप्ड चीज थी कि संकल्प भैया की, अजय भैया थे जिनका चैनल था, संकल्प भैया और अजय भैया की लड़ाई हो गई क्या जो चैनल, अच्छा ये चीज अगर ऑडियंस पूछ, बहुत सवाल रहता है कि संकल्प भैया से कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई थी भाई, बस खाली थोड़ा गोल्स अलग हो गए थे दोनों के, तो इसलिए चैनल अलग कर लिया था। अभी भी उसका रूम मेरे रूम के बगल में ही है, तो कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, तुम वीडियोस वगैरह में भी देखते होगे। तो अब हुआ क्या था कि जब चैनल अलग किया था तो इनिशियली हमारे 1-2 हजार सब्सक्राइबर तो आ गए थे स्टार्टिंग में ही, बट उसके बाद ग्रोथ में थोड़ा सा समय लगा था। लेकिन फिर हमने क्या करा था कि फिर हमने जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पकड़ा था कि अगर आप डेली शॉर्ट्स डालते जाते हो, कंसिस्टेंट रहते हो और क्वालिटी कंटेंट देते जाते हो शॉर्ट्स के अंदर भी, तो आपकी ग्रोथ आएगी। तो हुआ गया कि धीरे 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 ग्रोथ आने लगी, फिर एक पॉइंट आया कि ग्रोथ इतनी एक्सेप्शनल आने लगी कि हमने मेरे ख्याल से पहले 6 महीने में 100 के सब्सक्राइबर्स कर लिए थे। फिर उसके बाद दूसरा मतलब फिर उसके बाद आगे का चलता रहा काम। बट हुआ क्या कि ये जो आप फेज बता रहे हो जो एक एक सब्सक्राइबर बढ़ने वाला है, ये हमारा फेज था जब हम पिछले चैनल पर थे। तो हमने एक नई चीज स्टार्ट करी थी उस पर, जो कि बहुत ही इनोवेटिव चीज थी उस समय की। हमने क्या करा था कि उस समय मेंटोरशिप सेशन चलते हैं बच्चों के। तो वो क्या होता है कि वो लोग पेड में देते हैं, मतलब कि आप कुछ फी पे करके बुक करो, जैसे अभी हम लोग काउंसलिंग का भी कर रहे हैं तो वो भी उसी तरीके से कर रहे हैं। तो हमने क्या करा था उस समय, कॉलेज की काउंसलिंग और मेंटोरशिप सेशन वो यूट्यूब लाइव पे फ्री कर दिया था कि बच्चा यूट्यूब लाइव पर आकर हमसे मेंटोरशिप ले सकता है, काउंसलिंग ले सकता है। लाइव पर एक जूम की लिंक रहती थी, उस पर बच्चा आ जाए बात कर ले हमसे। तो वो बहुत नई चीज थी मतलब, और ऑब्वियसली कॉलेज का टैग था तो बच्चे आ रहे थे, और बच्चों ने रियलाइज करके ऐसी चीज तो है ही नहीं। तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग के जो 3-4 हजार सब्सक्राइबर थे वो ऐसे ही आ गए थे यही करते हुए। बट इसमें टाइम बहुत लगा था, हम लोगों ने मेरे ख्याल से 30 या 40 लाइव करी होंगे लगातार 30 दिनों में, उसमें टाइम ज्यादा लगा था। बट हाँ, पहले 3-4 हजार सब्सक्राइबर ऐसे आए थे, फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी शिफ्ट हुए, लॉन्ग फॉर्म भी शिफ्ट हुए, कंसिस्टेंटली काम करते गए, तो हाँ धीरे धीरे कंटेंट फिर बूम होने लगा। ये था। जो यूट्यूब एल्गोरिदम्स होती हैं, लाइक इस समय 193 के सब्सक्राइबर्स के हमने, तो क्या लगता है कि मतलब जो हमारा देखने का जो वॉच आवर्स हो उसका क्या रेशियो है, मतलब लाइक जो हम्म। जो हमारा यूथ है, जो हमसे छोटे बच्चे हैं, हम्म। वो जब यूट्यूब को इतना फैसिनेट होता देखते हैं, अरे संकल्प भैया इतना अच्छा कर रहे हैं हम्म। एंड इतना, तो एक बहुत कॉमन सवाल उठता है, अरे यार ये तो लाखों में कमा रहे होंगे। एंड बहुत कॉमन मतलब हाँ। मैं अभी रिसेंटली 1000 सब्स हुआ, तो एक तो सारे बच्चों को पता नहीं होता कि लाइक 1000 सब्स के बाद हमें वॉच आवर्स भी चाहिए होते हाँ। हैं हाँ। कुछ हाँ। और। तो वो रेशियो क्या रहता है, सब हाँ। मुझसे ये बोलते हैं कि अरे अब तो आप कमा रहे हो, लेकिन आई नो उसकी बैक स्टोरी क्या है हाँ। ना। तो तो देखो, अगर मैं कमाने की बात करूं तो यूट्यूब के एडसेंस है, आप मेनली वीडियो से कमाते हो, शॉर्ट से आप बनाते नहीं हो। क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे, ओ सॉरी, यूट्यूब पे शॉर्ट ज्यादा जाते हैं, तो शॉर्ट से आप कोई पैसा खास बनाते नहीं, तो उसका तो मोनेटाइजेशन आप भूल ही जाओ ऑलमोस्ट। बट जो यूट्यूब वीडियोस का मोनेटाइजेशन है, तो हम लोग मोनेटाइजेशन में आपका ऐसा रहता है कि आप इंडिया का ना एक एक मैट्रिक्स होता है जिसमें रहता है कि सीपीएम जिसको कहते हैं, कॉस्ट पर माइल, जो होता है कि आपके 1000 व्यूज पे कितने पैसे आपको मिलने वाले हैं। तो सीपीएम एजुकेशन के अंदर बहुत कम है, तो 1000 व्यूज पे आपको 30-40 रुपए मिल रहे होते हैं। तो आप ये मान लीजिए अगर आप पूरे महीने भर में आप 1 मिलियन व्यूज उठा रहे हो तो 30-40 हजार रुपए मिल जाएंगे, बट 1 मिलियन व्यूज वीडियोस पे उठाना थोड़ा मुश्किल रहता है महीने भर में। तो हाँ, ये मैट्रिक्स मैंने बताई थी, 1 मिलियन व्यूज पे आपका 30-40 हजार आप बनाओगे एजुकेशन में। अब उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि आपके किस चैनल पर कितने व्यूज आ रहे हैं मंथ के। एंड सब्सक्राइबर एंड एक वॉच टाइम का, जैसे आपने हाँ। फॉर एग्जांपल 10 मिनट की वीडियो डाली हाँ। है ना, तो वो मुश्किल क्यों है, मतलब एजुकेशन कहीं ना कहीं, ये दो सवाल एक साथ मतलब मैं इस समय दिमाग में आ रहे हैं हम्म। कि लाइक एक चीज तो हो गई कि हमारे जैसे 193 के सबसे, तो उसका वॉच आवर्स हम उससे कितना ड्राइव कर लेते हैं लाइक एक महीने में अच्छा 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 अच्छा। एक चीज। दूसरी चीज कि हम लोग जो वो सब्सक्राइबर्स, वो जो वॉच आवर्स हैं, इफ अगर वो किसी रीजन से कम है, जो कि हमें पता है बैक एंड में कि एजुकेशन में वो कंपैरेटिवली कम है, हम्म। तो वो ऐसा क्यों कम है इस सिस्टम। देखो क्या होता है कि वॉच आवर्स जो होते हैं ना आपके, वो तो डिपेंड इसके ऊपर भी करते हैं कि आपका वीडियो कितना देर तक देखा जा रहा है, एंड प्लस कितने व्यूज आपके आ रहे हैं, कितना एक्टिव चैनल है। एजुकेशन के अंदर वॉच आवर्स की दिक्कत नहीं है, वॉच आवर्स अच्छे खासे आते हैं क्योंकि बच्चे जब लेक्चर देखते हैं तो पूरा देखते हैं, घंटे का लेक्चर देखते हैं पूरा। वॉच आवर्स का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर पैसा इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यूट्यूब आपको पे तब करता है जब आपके वीडियोस पर ऐड चलते हैं। बट एड्स आपके रेलेवेंट होने चाहिए, मतलब अगर एजुकेशन का है, कोई एड चलाएगा एजुकेशन का, तो वो पे करेगा यूट्यूब को, और वो यूट्यूब हमको पे करता है कुछ काट के। तो एजुकेशन में एड्स ही कम चलते हैं क्योंकि कंपनीज ही कम है। अब आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी में जाओगे तो एंटरटेनमेंट कैटेगरी में एड्स ही ज्यादा चलते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं।
ठीक है, तो जितने भी एड्स आते हैं ज्यादातर एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आते हैं। एजुकेशन के अंदर दो चार कंपनी है, मैं नाम ही ले ले रहा हूँ। एक फिजिक्स वाला का एड बहुत चलता है, आप देखते होगे, इस वीडियो से पहले भी आ जाएगा। तो अन अकेडमी का एड बहुत चलता है, इन्हीं सब दो तीन कंपनीज के एड चलते हैं। तो इस चक्कर में पैसे कमाते हैं, बाकी वॉच टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं अपने चैनल पर बात करूं तो हम लोग ऑन एन एवरेज 70,000 से लेके 80,000 का वॉच आवर्स करते हैं। अब इसमें आप पर मंथ, अब इसमें आप शॉर्ट्स का अगर वॉच आवर हटा लोगे क्योंकि उससे आपका कोई पैसा नहीं बनना है, तो 10-20 हजार वॉच आवर आप करते हो वीडियोस का, हम लोग। तो ऐसा रहता है मैट्रिक्स। ओके। तो कहीं मतलब जैसे मेरे को लगता है अगर एक गेमिंग चैनल इंडिया में हम्म। बनाओ हम्म। और एक एजुकेशनल चैनल बनाओ, है ना? लाइक मेरे फ्रेंड ने सेम टाइम पे एक गेमिंग चैनल बनाया था एंड आई एम इन एजुकेशनल फील्ड। हम्म। सो मेरा चैनल कंपैरेटिवली कम ग्रो हुआ एंड उसकी पर वीडियो के साथ ही उसकी जो ग्रोथ होती है वो एब्सोल्यूट है, मतलब हम्म। वो देखने लायक है कि क्या ग्रोथ है। एंड एजुकेशन में कंपैरेटिवली मतलब मैंने कई जगह देखा और कई सारे चैनल्स ऐसे देख लिए कि वो एक या तो एक सर्टेन ग्रोथ के बाद कंसिस्टेंट है, हम्म। जहाँ पे गेमिंग उठता ही रहता है, हम्म। या एजुकेशन बिल्कुल उठ ही नहीं पाता। गेमिंग चैनल पे ऐसा चैनल ही नहीं होता जो उठे ही ना, वो हम्म। मतलब हम्म। केवल दोस्तों में भी बांट दो तो भी उठ जाता है। हम्म। लाइक लेकिन एजुकेशन का जो शेयर रेट होता है, जैसे एक बहुत ये कॉमन होता है कि अगर आप दोस्तों में शेयर नहीं कर रहे कंटेंट तो कंटेंट वायरल नहीं हो सकता, मेरा ये हम्म। मानना हम्म। है। वो एजुकेशन में कहाँ इंडिया में वो मतलब लैग कर रहा है, या बच्चों का मन नहीं है, या वो सिस्टम में ही इतना ड्रॉबैक इतना खराबी है कि लाइक हमें जरूरत ही नहीं है उस चीज की, बिल्कुल ऐसी छोड़ रहे हैं। यहाँ पर ना दिक्कत आती है कि जब आप सब्सक्राइबर को सब्सक्राइबर ना समझ के एक व्यक्ति समझते हो, और आप इस चीज को मार्केट साइज के हिसाब से देखोगे, तो एजुकेशन में आप देखो बच्चे, जैसे अगर आप पर्टिकुलर नीच टारगेट कर रहे हो, 10th की नीच टारगेट कर रहे हो, 10th में 38 लाख बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, तो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी एक साल में हुआ 3.8 मिलियन। उसमें बहुत सारे क्रिएटर्स घुसे हुए हैं। जेई के अंदर 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप 11th के भी मिला लो, 20 लाख हुआ, मैक्सिमम मार्केट साइज 20 लाख हुआ। बट जब आप गेमिंग में जाते हो तो उसमें जेई का बच्चा हो, 10th का हो, 12th का हो, नीट का हो, जो बच्चा है वो सब देख सकता है, और भाई बड़े भी देख सकते हैं। तो वो मार्केट साइज ही बहुत बड़ा हो जाता है, 10-12-20 करोड़ का मार्केट साइज हो गया वो। तो जब आप उस फील्ड में ग्रोथ करते हो तो आपके वीडियो पर एवरेज व्यूज ऑब्वियसली जाने रहने वाले हैं एज कम्पेयर टू एन एजुकेशन। बट एजुकेशन के अंदर एक अच्छी चीज है कि आपके सब्सक्राइबर्स डेड नहीं होते हैं, क्योंकि हर साल बच्चा आ रहा है। बट गेमिंग चैनल में क्या हो सकता है कि आपसे 3 साल बाद, 4 साल बाद हो सकता है सब्सक्राइबर्स इरेलेवेंट हो जाए। लॉन्ग टर्म में एजुकेशन इस तरीके से काम कर सकता है कि आपके हर साल आप एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अगर आप बात कर रहे हो, तो जैसे अगर मैं बात करूं, अमन दत्तरवाल भैया हैं, ठीक है, तो वो 2015 से हैं। अभी भी उनका कंटेंट रेलिवेंट ऐसे है कि भाई हर साल बच्चा आ रहा है, हर साल उनके पुराने वीडियोस भी देख रहा है, जो नए बनाएंगे वो भी देख रहा है। और सब्सक्राइबर यहाँ पर डेड होने का सीन थोड़ा सा कम रहता है कंपेयर टू गेमिंग वगैरह या एंटरटेनमेंट में भी। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो जिनके व्यूज हो सकता है पहले बहुत ज्यादा आते थे और अब थोड़े से फंस जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक क्रिएटर है फैक्टेक्स करके, मेरे ख्याल से अगर आपने वीडियोस देखे हो, स्टार्टिंग में वो भूत ऊत की कहानी सुनाते थे, तो बहुत ज्यादा वायरल थे, मतलब बहुत हद पार। लेकिन हुआ क्या कि विद टाइम वो सेम ही चीज कर रहे थे, तो धीरे धीरे वो इरेलेवेंट होते गए, व्यूज डाउन हो गए होंगे काफी। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बाकी इंडिया में आपको पता ही एजुकेशन से ज्यादा क्या चलता है। आपको पता है कि भाई टिकटॉक क्रिएटर्स के, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑडियंस को ज्यादा हमें एड नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं। तो मैंने आपकी यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में भी कई जगह देखा कि इनफैक्ट सब जगह छोड़ो, मैंने अमन भैया के उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पोस्ट किए कि आपकी एक कॉपी हमारे कॉलेज में भी, एक जगह ये कमेंट पड़ा हुआ था। तो आप पर्सनली वन टू वन ऑन टॉक कर रहे हैं, तो आप पर्सनली किसे इंस्पिरेशन मानते हो, एंड क्या मतलब अमन भैया की आप बिल्कुल कॉपी कर रहे हो, या वो मतलब किस टाइप से? देखो, मुझे लगता है इंस्पिरेशन तो अलग अलग चीजों की अलग अलग जगह से आती है। जैसे अगर आप बात करोगे, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने में ऑब्वियसली मैं इंस्पिरेशन लूंगा जो बहुत बेहतरीन टीचर है उनसे, पर उसी पॉइंट तक जिस पॉइंट तक मैं उन तक पहुंच नहीं गया, उसके बाद तो फिर मेरा क्या इंस्पिरेशन है, फिर तो जितना ऊपर जा सकते हैं। वही फिर से मैं भी हो गया। तो दत्तरवाल भैया के साथ क्या था कि जब हम लोग अपने टाइम में देखते थे तो भैया अमन दत्तरवाल भैया ही थे। तो अब होता क्या है यार, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया आपकी आवाज वैसी है, आपके बोलने का तरीका वैसा है, आप कॉपी करते हो उनकी। वो अब कॉपी मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है यार उनके इतने ज्यादा वीडियोस देख लिए हैं,
कि उनका बोलने का तरीका या चीजें कैच करने का तरीका वैसा हो गया, अडैप्ट कर लिया। अडेप्ट कर लिया है। और दूसरी चीज जो मैं बच्चों को बार बार बोलता भी हूँ, मेरे से फर्स्ट ईयर के बच्चे आगे पूछते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के रिगार्डिंग कुछ भी, तो मैं बोलता भी हूँ कि आप बोलने का तरीका कैसा भी रखो, बट एक छोटी सी चीज है, बॉडी लैंग्वेज किसी की अगर कॉपी करना चाहते हो कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको भी नहीं पता होता है कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो या ऐसी कोई चीज कर रहे हो तो आपको कैसे हैंड मूवमेंट कैसे रखना है, क्या रखना है। तो वो थोड़ा सा दरअसल भैया से हाँ कॉपीड है, वो तो मैं हर वीडियो कितने वीडियो में बोल चुका हूँ। तो हाँ थोड़ा बहुत चीजें हैं उनकी कॉपीड, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करी गई हैं, वो हो गया है कि बस इतने वीडियोस देख लिए हैं कि होने लगी है। प्लस क्या इंस्पिरेशन की बात करोगे तो हाँ यूट्यूब पे एजुकेशन के अंदर अगर सबसे ज्यादा तगड़ी ग्रोथ किसी ने मारी है तो वो दत्तरवाल भैया ही है, शोभिंद निर्वाण भैया है 10th में। तो हाँ उन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हैं थोड़ा बहुत। और बाकी तो अब तो एक पॉइंट आ गया है कि जहाँ पे लगता है कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग एक बच्चे की प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सभी की ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब थोड़ा सा इस पे ज्यादा फोकस हो गया, अब इंस्पिरेशन पे इतना नहीं है, स्टार्टिंग में था बट अब इतना नहीं है, अब तो पता है कि हाँ कर लेंगे ग्रोथ, अब कोई इतना वो ज्यादा वो चीज नहीं है। एक पॉइंट जो हमने अभी अभी रिसेंटली एक यूट्यूब पे अपनी एक पर्सनल वीडियो बनाई थी, तो उसका टाइटल था स्टॉप इनोवेटिंग स्टार्ट हार्ड कॉपी। कॉपिंग। तो क्या मतलब आपको ऐसा लगता है कि हमें इनोवेशन को मतलब लाइक मैं पर्सनली कहता हूँ इनोवेशन इज इम्पोर्टेंट, हम्म बट उससे भी ज्यादा कॉपी करके सीखना और देखना हम्म इज फार इम्पोर्टेंट, है ना? आप मतलब उस व्यूज पे मतलब मेरे को इस लाइन से हम्म लाइक वो अडेप्ट कर लिया है हम्म अमन भैया का एंड ऑल। तो क्या वो कॉपिंग करने वाला आपके पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब वो ठीक है, मतलब वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं है, वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं है भाई। लेकिन अगर हम कर रहे हैं कोई बच्चा उसे कॉपी कर रहा है या कुछ है, तो इज इट ओके और नॉट? देखो मुझे लगता है ना कि एप्रिसिएशन जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप कोई भी काम कर रहे होते हो। अब स्टार्टिंग में अगर आप बिल्कुल ही कोई नई चीज लेके आ जाओ तो वो स्टार्टिंग में वर्क नहीं करेगी। ठीक है, आप आपको पता है वर्क नहीं करेगी, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा और आप लंबी दौड़ नहीं लगा पाओगे। मतलब लगा भी सकते हो, डिपेंड करता है, बट हाँ ऑब्वियसली जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ताली नहीं बजा रहा तो मन नहीं करेगा। होता क्या है कि जब आप कोई चीज मार्केट में वर्क कर रही है, ठीक है, आपने उसे एज इट इज कॉपी नहीं करा, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपना पर्सनल एलिमेंट डाल के उस चीज को अगर आप वापस से चलाना स्टार्ट करते हो तो इनिशियली आपका थोड़ा बहुत पुश आपको मिल जाता है। वो पुश आपको एप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है, फिर आप अपनी पर्सनल वैल्यू उसमें बढ़ा सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप अपनी एकदम ही बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट लेके आ जाओ, बिल्कुल यूनिक चीज लेके आ जाओ। तो देर आर चांसेस वो वर्क करे, बट कभी कभी नहीं करता वर्क। अब नाम ले लूंगा, बहुत सारे ऐसे एडटेक ब्रांड्स हैं इस समय, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। वो ऐसे एडटेक ब्रांड्स हैं जो हमारा शॉर्ट्स का जो वीडियो हम बनाते हैं, टाइटल के साथ एडिटिंग के साथ जो मैंने बोला है वो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। और मतलब अब ये कहना नहीं चाहिए, बच्चे बच्चों ने बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे को खुद भी लगा है। दत्तरवाल भैया के भी रिसेंट के वीडियोस थे जो उन्होंने आईआईटी जे के अंदर बनाए हैं, काफी हद तक वो सेम टॉपिक्स पर थे जो हम बना रहे थे, और जिस दिन मैं वीडियो पोस्ट करता था उसके 2 दिन बाद वो पोस्ट करते थे। तो ये यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर होता रहता है, जो चीज चल रही है उसको लोग अपनी कॉपी करके अपनी तरीके से इनोवेट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ही ने कॉपी करी है भाई, दत्तरवाल भैया भी अब वीडियो हमारी तरह ही बना रहे हैं। तो अब मैं कह रहा नहीं चाहिए, देख लो, अब तुम लोग खुद ही जाकर चेक कर सकते हो, ये तो बच्चे बताते हैं। और एडटेक ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, एक नहीं है बहुत है, ऐसा एक नहीं है, बड़े बड़े बहुत हैं जो म्यूजिक भी सेम कॉपी कर देते हैं हमारा, जो हम बोल रहे हैं वो वर्ड्स भी सेम ऐसी एट कॉपी कर देते हैं। बट उसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है, वो मार्केट में चल रहा है तो भाई सही है। तो ये है। कॉपी करने से लाइक आज आपने कंटेंट डाला, हम्म कल किसी ने और सेम कंटेंट डाल दिया, हम्म तो क्या वो चीज मतलब एक पॉजिटिव साइन देती है कि लाइक कि अरे यार बंदे ने मुझे कॉपी किया? हम्म या वो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट या एक हम्म स्टेट ऑफ माइंड में ऐसा कुछ क्रिएट कर देती कि यार यार जैसे ऐसा क्यों किया, इससे तो कॉपीराइट क्लेम लेंगे, मतलब हम्म कुछ वो चीजें हो जाती हैं। हाँ। वो क्या रहता है वो माइंड सेट? अब ये चीज मैं 10th के क्रिएटर्स के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। दो क्रिएटर्स हैं, दोस्ती है मेरे, वो दोनों एक दूसरे को कॉपी करते हैं सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं कुछ नहीं। उस केस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। लेकिन अगर आप जैसे मान लो, अगर मैंने एक जनरल टॉपिक पे वीडियो बनाई कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स, ठीक है, और उस पर मैंने किसी एक तरीके से वीडियो को समझाया, तो अगर वही तरीका कोई और व्यक्ति भी वैसे ही समझा रहा है बट उसमें थोड़ा पर्सनल एलिमेंट डाल दिया उनने, चीजें और अच्छी तरीके से समझा दी, तो कोई बुराई नहीं है, फिर तो आप कोई कॉपीराइट क्लेम भी मान नहीं सकते। वो तो इस तरीके से हुआ कि उन्होंने इंस्पिरेशन लिया आपसे। तो जब तक आप अपना पर्सनल एलिमेंट नहीं डाल रहे हो तब तक कंफ्लिक्ट आ सकता है, बट वो कंफ्लिक्ट क्या, ऑडियंस बहुत स्मार्ट है यार, वो समझ जाती है ये इनका कॉपी है उसका कॉपी है। लेकिन अगर आप पर्सनल एलिमेंट डाल के कर रहे हो तो फिर तो वो कॉपी नहीं रहेगा ना, फिर तो आपने जैसे इंस्पिरेशन ली उससे।
तो थोड़ा बहुत आपको अपना एलिमेंट डालना पड़ेगा। इन सब कामों के बीच में लाइक डू यू थिंक कि कुछ ड्रॉबैक्स ऐसे जो आपने कुछ फील किए हो अभी? ड्रॉबैक्स हैं, काफी ड्रॉबैक्स हैं। एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब आप जैसे हम एजुकेशन में जेई के अंदर है, जेई के अंदर थोड़ा सा ये चीज चलती है कि आपके पास वो क्रिएटर ज्यादा चलते हैं जिनके पास आईआईटी का टैग होता है। अब अगर हम लोग बात करें बड़े बड़े क्रिएटर्स में, तो एक निशान जिंदल भैया हैं, आईआईटी दिल्ली से हैं। और जितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं सब मोस्टली आईआईटी से ही हैं। एक नूर सिंह है, वो भी आईआईटी से ही है। शिवेन निकिम करके क्रिएटर आईआईटी से हैं। एक मेरे ख्याल से मैं अकेला ऐसा क्रिएटर हूँ जो इंडिविजुअल क्रिएटर है और आईआईटी से नहीं है। तो एक ड्रॉबैक थोड़ा सा रहता है, बच्चे कहते हैं कि भैया आईआईटी आपने आप आईआईटी के नहीं हो तो फिर आप कैसे गाइड वगैरह कर रहे हो। बाकी जो लोग जानते हैं उनको पता है कि आईआईटी हमने नहीं लिया था, ब्रांच ठीक नहीं मिल रही थी, इस वजह से। और दूसरा तीसरा ड्रॉबैक ये रहता है कि चूंकि मेरी एज कम है, मैं देखने में थोड़ा सा मतलब एक प्रॉपर एजुकेशन फिगर टीचर जैसा नहीं लगता हूँ। तो स्टार्टिंग में बच्चे ट्रस्ट नहीं करते हैं, कहते हैं यार भैया ने अगर टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म बनाया तो क्या ही बनाया होगा, मतलब बच्चे ही तो है भैया अभी कॉलेज के, या पढ़ा रहे हैं अगर तो कितना ही वजन होगा पढ़ाने में। लेकिन वही है, जब एक बार बच्चा प्रोडक्ट में घुसता है, एक बार पढ़ाई में घुसता है, तो उसको समझ में आ जाता है कितना वजन है। तो हाँ, एक इनिशियल फिगर अभी वैसे नहीं बनी है कि देख के एकदम बच्चा अट्रैक्ट हो जाए, बट हाँ, समय के साथ हो सकता है वो चीज भी बन जाए। ये थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं। बाकी अपने कॉलेज के अंदर है थोड़े बहुत कि जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पर सब लोग आपके बराबर हैं एंड आप कुछ अच्छा कर रहे हो थोड़ा बहुत, तो थोड़ा जेलेसी फैक्टर आ ही जाता है। तो वो थोड़ा बहुत चलता रहता है, वो सब तो पर्सनल इश्यूज हैं, बट ये इतनी ड्रॉबैक्स हैं। बाकी तो जो आते जाते हैं उसको फेस करते हैं फिर। हमारी जो दोस्ती स्टार्ट हुई, सो वो हम लोगों के एक जॉइंट वेंचर जॉइंट प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुई। तो अब हम उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं हाँ कि जी। वो एग्जैक्टली मैंने यार मतलब वो मिलके हम लोगों ने बना तो दिया, लेकिन वो अब ऑडियंस को बताने के लिए कि वो क्या है। सो वो जो जॉइंट वेंचर है जो कॉलेज संकल्प डॉट इन नाम से जो हमने लॉन्च किया है, वो क्या है बेसिकली? कॉलेज संकल डॉट इन एक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जो जोसा काउंसलिंग जिसमें बच्चे आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन लेते हैं, उसकी काउंसलिंग आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो रही होगी। अब वो प्लेटफॉर्म बनाया है किस हिसाब से हुआ है, एक तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में जैसे आप वेबसाइट खोलोगे तो आपको ऊपर दिख जाएगा, रैंक वगैरह डाल के आपका चॉइस ऑर्डर फ्री में बन जाएगा। तो जो बच्चे फ्री में बनवाना चाहते हैं वो फ्री में बनवा सकते हैं। बाकी जो बच्चे अपने पेड प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो उनके लिए हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है। लास्ट 2 साल से हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग की थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। हम लोग 2021 में काउंसलिंग पहली बार करे थे। तो उसमें मैं और मेरे दोस्त हैं, हम लोगों ने काउंसलिंग करी थी, 60 बच्चों की काउंसलिंग करी थी, 60 स्टूडेंट्स की। 99 रुपए में 5-7 हजार रुपए बनाए थे हमने। तो ये काउंसलिंग यहाँ से शुरुआत हुई थी, बट और यहीं से हमें एक्सपीरियंस भी मिला था। फिर उसके बाद दूसरी बार जब हमने काउंसलिंग करी थी तो हमने 10 बंदों की टीम ली थी, उनको ट्रेन करा था प्रॉपरली काफी टाइम तक, और उसके बाद उनके साथ ही काउंसलिंग करी थी। इसमें आईआईटीएंस भी हैं बहुत सारे, एनआईटीएंस भी हैं, मेरे कॉलेज के बहुत सारे बच्चे हैं। तो उनके साथ ही हमने काउंसलिंग करी थी। लास्ट ईयर हमने 600-700 बच्चों के अराउंड काउंसलिंग हमने करी थी। एंड हुआ क्या कि इन सभी बच्चों को जो इनके पोटेंशियल पर कॉलेज था वो दिलाया था। अब इस बार हमने ये नई चीज स्टार्ट करी है कि हम लोग लास्ट ईयर ये होता था कि बस एक कॉल ले ली नॉर्मली, जो अभी हो रहा है मार्केट के अंदर, बस एक नॉर्मली कॉल ले लिया, आपको बता दिया कॉलेज मिल जाएगा मिल जाएगा। बट इस बार क्या है कि इस बार अगर आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में आते हो इनरोल होके, तो आपको एक भैया ऐसा मेंटर मिल जाएंगे जिनसे आप कभी भी 24 घंटा कभी भी आप फोन करके बात कर सकते हो। आपको वो चॉइस ऑर्डर बना के देंगे, आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो करके देंगे, और आपका जो ये रैंक लाने से लेकर कॉलेज के अंदर घुसने तक का पूरा फेज है उसमें भैया आपके साथ रहने वाले हैं। तो आप हमारे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में कराना चाहो तो आ सकते हो। बाकी जो बच्चे अगर उनको लग रहा है कि महंगा है या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री में भी चॉइस ऑर्डर अपना बना सकते हैं रैंक वगैरह डालकर। वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया है आपने। तो उसके ऊपर तो वो बच्चे आना चाहे आ सकते हैं, तो दैट इज इट। तो जो वो प्लेटफॉर्म है बेसिकली या हम बोलें काउंसलिंग, तो एक रैंक आने के बाद मतलब बच्चे को काउंसलिंग की क्यों जरूरत हम्म। बच्चे के साथ क्या होता है कि जब एक बार बच्चे की रैंक आ जाती है, जैसे मेरे टाइम में था, मेरे जेई मेंस में 27,000 रैंक थी। तो 27,000 रैंक पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। कहीं पर मेरे को सिविल मिल रही है, कहीं मैकेनिकल मिल रही है, कहीं पे सीएस मिल रही है, आईआईटी भी मिल रहा है, ट्रिपल आईआईटी भी मिल रहा है। तो अब यहाँ पर आपको डिसीजन लेना होता है। जैसे मैंने अपना डिसीजन लिया था, तो अब वो बहुत सारे बच्चे इस चीज से एग्री नहीं करते हैं, बट मेरा सोचने का तरीका थोड़ा अलग था। बट होता क्या है कि जब आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, किसी को इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो एनआईटी मान लो कुरुक्षेत्र है, एनआईटी जयपुर है, इसमें इलेक्ट्रिकल दोनों जगह मिल रही है, तो कहाँ पर लूँ, या कॉलेज का एक्सपोजर कैसा है। तो वो नॉलेज आपको तब पता लगती है जब आप कॉलेज के किसी व्यक्ति से बात करते हो, या फिर किसी ऐसे काउंसलर से बात करते हो जो कि ऑलरेडी बच्चों के एडमिशन डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर करा चुका है। तो एक सही कॉलेज में जाना, क्योंकि रैंक लाना तो
मतलब आप ले आए रैंक, आप एक रैंक पर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। जैसे मेरे साथ में था कि मेरे को आईआईटी भी मिल रहा था, लोअर आईआईटी मिल रहा था, एंड एनआईटी मिल रहा था जो कि ओल्ड एनआईटी था। तो ओल्ड एनआईटी मैंने प्रीफर करा था क्योंकि मेरे को पता है ओल्ड एनआईटी में ज्यादा बैचेस निकले, एलुमनी नेटवर्क बेटर है। अब से 5 साल बाद अगर मेरे को इन केस नेटवर्किंग करनी होगी, कॉलेज आपकी बहुत बढ़िया नेटवर्किंग करके देता है आपको, उसमें आपका कॉलेज आपका काम आ रहा होगा। तो ये सब चीज आपको तब पता लगती है जब आप किसी एक्सपर्ट काउंसलर से बात करते हो, तो ऑब्वियसली इस चीज की जरूरत बच्चे को रहती है। एंड मैं बोलूंगा कि इस स्टेट में कोई कंफ्यूजन में ना रहते हो, अगर आप हमारे सीधे प्रोग्राम में एनरोल होते हो, तो आपको जो भैया मिलेंगे वो आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। तो वहां कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, वरना अगर आप खुद भी रिसर्च करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ खुद के रिसर्च में एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपने कोई कॉलेज नहीं चाहेगा कि हमारी रैंकिंग नीचे जाए, कोई कॉलेज नहीं चाहेगा। मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, कोई कॉलेज नहीं चाहेगा कि हमारी रैंकिंग नीचे हो। तो भाई कॉलेजेस के पास इतना इतना पैसा होता है, वो खरीद खरीद सकते हैं, कोरा के रिव्यूज भी खरीद सकते हैं, वो रैंकिंग्स भी खरीद सकते हैं। तो इस चीज को अगर आप खुद सर्च करोगे जाकर तो आपको लगेगा कि यार ये कॉलेज का रैंकिंग तो इतना है, पैकेज इतना है, ये है वो है। बट असली मैट्रिक्स आपको तब पता लगता है जब आप किसी काउंसलर से बात करते हो, वो व्यक्ति वहां जो बच्चा पढ़ रहा है उससे बात करता है, और फिर आपको वो मैट्रिक्स निकाल के देता है कि इस कॉलेज की असल रियलिटी क्या है। तब आपको इस चीज का आइडिया लगेगा। तो इसलिए जरूरत है बच्चे को अगर अच्छे कॉलेज के अंदर जाना है तो। क्या कॉलेज इम्पोर्टेंट है? मतलब वैसे तो एक डिग्री होना इज इम्पोर्टेंट है ना। हम्म। अभी तक मैं अपने पेरेंट्स से भी सुनता आया, सोसाइटी से भी सुनता आया ना, डिग्री इज हम्म। इम्पोर्टेंट। एंड आई पर्सनली थिंक कि अगर आपके पास कोई विजन नहीं है या आपको अभी कुछ पता नहीं है, सो डिग्री करना, फ्लो के साथ बहना कोई गलत बात कोई नहीं है, गलत तो बात नहीं। आप फ्लो में जाओ। लेकिन इफ यू हैव अ विजन एंड हम्म। समथिंग, तो देन उस कॉलेज को ऑप्ट करना है या नहीं करना है, या उसमें हमारी कॉलेज काउंसलिंग कैसे हेल्प कर सकता है, हम्म। या कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ कॉलेजेस फ्री टाइम ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, या हम्म। उनके कैंपस के नेटवर्क, जैसा आपने कहा कि कॉलेज एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है। हम्म। तो वो चीजें मतलब हम लोग कैसे देखें, या कैसे, क्या वो हमें अपनी काउंसलिंग में कॉलेज संकल्प पे प्रोवाइड होगी, हम्म। वो सब चीजें कैसे हैं? कॉलेज संकल्प डॉट इन में क्या होता है कि आपको पर्सनल काउंसलर भैया जो मिलते हैं वो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको कॉलेज बताएंगे। जैसे मान लीजिए ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपने फ्री टाइम की बात करी, वो पर्टिकुलरली ब्रांचेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये ऐसी ब्रांचेस हैं जो थोड़ी सी हेक्टिक होती हैं। मेरी ब्रांच है सिविल, कंप्यूटर साइंस है, ये इतनी हेक्टिक ब्रांचेस नहीं है, और मेरा सिविल लेने का मेन रीजन भी यही था। और बाकी कुछ ऐसी ब्रांचेस होती हैं जहां पर सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा है, सिविल में सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसी ब्रांचेस होती हैं जहां पर प्राइवेट, सीएससी हो गई, ईसी हो गई, ठीक है। या कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें रिसर्च का ज्यादा स्कोप है, जैसे बायोटेक ब्रांच हो गई। तो वो फिर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है उसके हिसाब से आपको जब कॉलेज मिलेगा तो वो पता लगेगा। प्लस आपने कहा कि कॉलेज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कॉलेज के अंदर रहते हुए अगर आपने सिर्फ डिग्री करी है तो फिर आपने गड़बड़ करी है कुछ। कॉलेज के अंदर रहते हुए आप डिग्री करो, डिग्री इंपॉर्टेंट है काफी हद तक, बट उसके साथ में कॉलेज के अंदर रहते हुए एक हार्ड स्किल जो आपको पैसा बना के दे, और साथ में एक सॉफ्ट स्किल जो आप कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, या एक ऐसी स्किल्स होगा जिससे आप एक्चुअली में व्यक्ति को मैनिपुलेट कर सकते हो या सेल कर सकते हो। ये चीज आपको बनानी पड़ेगी कॉलेज में, और ये अगर आप बना लेते हो तो आपकी कॉलेज लाइफ काफी सक्सेसफुल है। प्लस मुझे लगता है आप कॉलेज लाइफ में रिस्क ले सकते हो। कॉलेज में फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर अगर आपके पास आपको स्टॉक में पैसा लगाना है और अगर वो डूब भी जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अभी खर्चे नहीं है करने के लिए कोई। आपकी फीस तो आपके पेरेंट्स दे ही रहे हैं। बाकी ऐसा सच कोई नहीं है कि आपको घर भर पालना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो होगा क्या कि आप कॉलेज में रिस्क ले सकते हो अच्छी बढ़िया से। प्लस क्या है कि आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हो थोड़ा, तो ये भी रहता है कि आपको इतना ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है कि यार मेरे को रहना कहाँ पर है, मेरे को खाना क्या खाना है, वो सब कॉलेज में मिल ही रहा है। तो मुझे लगता है कॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट कॉलेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हार्ड स्किल, एक सॉफ्ट स्किल आपको डेवलप करनी चाहिए, और हार्ड स्किल ऐसी जो आपको एक्चुअल में पैसा बना कर दे। वो स्किल, लाइक मेरे पास कई सारे काउंसलिंग, मैं भी काउंसलिंग करता हूँ, तो वो कई सारे बच्चे ऐसा है कि बस यार ये बताओ हम्म। कि कैसे हम लोग वो स्किल कहाँ से सीख, हम्म। वो हम्म। स्किल डेवलप कहाँ से करें, है ना। कॉलेज वाले हम्म। तो लाइक सब ये बोलते हैं कि बस कॉलेज जो एक गए, एक वो असाइनमेंट थमा देते हैं, बस हाँ, हाँ, हाँ। करके लाओ, बस वो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक, एक फ्लॉ है हमारे हम्म। सिस्टम में, जो कि हम सब जानते हैं। बट वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी मैं मानना है कि क्योंकि बच्चे को एकदम से नई चीज का एक्सपोजर हम्म। कॉलेज नहीं सिखा सकता, जब तक उसके अंदर से चाहना नई हो। चाह नहीं होगी तो वो नहीं सिखा पाता हम्म। है ना। और सीखने वाले, जैसा हमारे पेरेंट्स कहते थे कि सीखने वाले को किसी भी स्कूल में डालो पढ़ ही लेता है, हम्म। वो बातों पे आई पर्सनली ट्रस्ट कि हाँ वो ठीक बातें हैं, लेकिन वो चीजें बच्चा कहाँ से सीखे, वो हम्म। कहाँ से डेवलप करे, ये
थोड़ा। दो चीजें होती हैं। देखो, जैसे अगर आप स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट होते हो तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि स्कूल के अंदर अगर मान लो कोई आर्ट कंपटीशन चल रहा है तो वो सब लोग आपके क्लास तक आएंगे, आपको बताएंगे, अनाउंस करेंगे जिसको पार्टिसिपेट करना है वो आ जाओ, और आपको पता चलेगा। बट कॉलेज के अंदर क्या होता है कि पहले ही आर्ट कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, म्यूजिक कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, आपको आगे कोई बताएगा नहीं, आपको खुद जाकर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो आपको खुद इनिशिएटिव लेना रहता है। दूसरी चीज क्या है कि जब आप कॉलेज में होते हो तो कॉलेज में आपको पहला काम जो करना चाहिए आइडियली, वो एकेडमिक्स वगैरह तो अपने चलते रहेंगे। पहला काम ये करना चाहिए कि अपना राइट फिट ढूंढो। क्या तुम्हारा ऐसा कौन सी चीज है जो तुम्हें एक्साइट करती है या तुम उसमें काम कर सकते हो, वो तुम्हें तभी पता लगेगा जब तुम डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करोगे। फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर तुम्हारे पास एक वो मौका रहता है कि तुम अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो, कि जितने भी क्लब्स हैं, सोसाइटीज है, वहां पर जाओ, वहां पर चीजें ट्राई करो, हर एक चीज ट्राई करके देखो। जब तुम हर एक चीज ट्राई करके देखोगे तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि यार ये चीज शायद है जो मेरे लिए वर्क कर सकती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं अपने क्लास 11 क्लास 12 में था तो मैं एक छोटा सा वेंचर रन करता था, जहां पर हम लोग अगर आपने देखा हो कमीशन वर्क्स होते हैं जो ड्राइंग के अंदर, हम वो दिया करते थे। तो इंस्टाग्राम पेज भी था, वहां से कस्टमर लाते थे एंड वो अ, अपने कमीशन वर्क्स हम बना कर देते, तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा बनता था। फिर जब कॉलेज के अंदर आया तो कॉलेज के अंदर रियलाइज हुआ कि यार इससे पैसा नहीं बन सकता इतना, बट हाँ एज अ पैशन इसको कर सकते हैं, मतलब एज अ हॉबी रख सकते हैं इसको। तो उसको एज अ हॉबी किया। फिर उसके बाद आगे भी बहुत सारी चीजें थी। जैसे ट्राई करा कि यूट्यूब चैनल ट्राई करा, जैसे फ्रीलांसिंग भी ट्राई करी, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में। उसके अलावा कॉलेज की पढ़ाई भी ट्राई करी, स्टार्टिंग में कोडिंग वगैरह भी करी शुरुआत में। तो जब आप हर एक चीज ट्राई करोगे तो आपको पता लग जाएगा, लगा यार कंटेंट क्रिएशन में मजा आ रहा है, फिर उसको उसी में हम आगे लेके गए। तो सबसे पहला काम तो यही, राइट फिट ढूंढो, उसको एटलीस्ट 1 महीने 2 महीने ट्राई करो, फिर आपको पता लग जाएगा। जब आपको पता लग गया एक बार तो फिर उसके लिए आप बिल्कुल ही ऐसे काम करो कि आपको उसके लिए ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। आप एक बार ऑब्सेस्ड हो गए उसके लिए तो अपने आप आपको ग्रोथ भी मिलेगी और पैसा भी बनेगा। इसमें एक पॉइंट जो मेरे मन में बहुत आया, और मुझसे मेरे जितने भी काउंसलिंग के लिए जो मेरे पास आते हैं, वो मुझसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मेरे पेरेंट्स हाँ नहीं बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, एंड मेरे घर की कंडीशन सही नहीं है। हर किसी की, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन हम्म। अलग होती हैं, हर किसी की फैमिली सिचुएशंस अलग होती हैं, कि उनके अंदर फैमिली का माहौल कैसा है, एटमोसफेयर कैसा है। तो वो सब चीजें वेरी करती हैं, लेकिन जो आपने अभी बात कही, कि एक बच्चे को अपनी स्किल ढूंढनी चाहिए, ऐसे पर्टिकुलर वर्क करने चाहिए, कितना फीजिबल है, कितना पॉसिबल है, मतलब है क्या ऐसा पॉसिबल? देखो, आप लोग बोल तो देते हैं, सही बात है कि आपको हार्ड स्किल करनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली अगर ये चीज कितनी हद तक पॉसिबल होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में मेरी जो मदर है वो गवर्नमेंट टीचर है, सरकारी स्कूल जो जूनियर टीचर होती है वो, एंड मेरे फादर एडवोकेट है। तो हमारे यहाँ बचपन से इंक्लिनेशन है कि पहले आईआईटी करेंगे फिर आईएएस का एग्जाम देना है, क्योंकि पढ़ने में ठीक थे शुरुआत से। तो सरकारी की तरफ हमेशा से इंक्लिनेशन रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब आप एक बार कॉलेज में चले जाते हो तब आप फैमिली से कट ऑफ हो गए, एंड आपको अगर हार्ड स्किल सीखनी भी है कोई, अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना था, अभी भी हमारा यूट्यूब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ऑलमोस्ट। मतलब हम लोग का वीडियो फोन में बनता है, एडिट हो जाता है, फोन में डल जाता है फोन से ही। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इनिशियली तो बिल्कुल ही नहीं था। तो वहां पर आपको पैसे से ज्यादा जरूरत होती है आई थिंक आपके एफर्ट की, आपके ऑब्सेशन की। और कॉलेज के अंदर आप एक बार चले गए फर्स्ट सेकंड ईयर में, जैसे कई बच्चे होते हैं जो मेरे को दे होते नहीं कि यार हम 8th क्लास में क्रिकेट खेलना चाहते थे, बट पढ़ाई के प्रेशर में क्या हुआ कि क्रिकेट नहीं खेल पाए। जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आते हो, सेकंड ईयर में आते हो, वो आपको एस्केप मिलता है 1-2 साल का, जहां पर आप अपने हॉबीज को, अपने पैशन को एक्चुअली में फॉलो करके देख सकते हो। तो वहां फॉलो करो। लेकिन पॉइंट ये आ जाता है कि भाई पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं कि अब एक चीज है ना, जब आप कॉलेज में होते हो आपको बंदी के साथ घूमने जाना होता है तो पेरेंट्स से नहीं पूछते हो ना भाई, छुप के चले जाते हो। तो यार अब काम जब करना है तो छुप के कर लो काम। शुरुआत में हमने भी छुप के करा है, कोई बात नहीं कि भाई पापा मम्मी को इतना नहीं शेयर करते थे। मुझे पता था वो, अब ऐसा नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट जितना हो सकेगा करेंगे। लेकिन मेरे एंड से लगता था मुझे कि काइंड ऑफ उनके दिमाग में एक टेंशन तो रहेगी यार, ये सब थोड़ा सा किस प्रकार का काम है। तो स्टार्टिंग में चीजें शेयर नहीं करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, जब एक पॉइंट पर पहुंच गया, लगा कि यार थोड़े पैसे बन रहे हैं, तो क्या होता था, फिर वो पहले घर भेजते थे कि घर दिखाने के लिए चलो यार कुछ हो रहा है। तो उससे पापा मम्मी फिर सपोर्ट करने लगे। अब तो बहुत सपोर्टिव हो गए हैं। जो जो स्टॉक्स दी थी मैंने, तो उसमें मतलब जो स्टूडियो के अंदर होती है, बट स्टूडियो के अंदर पापा मम्मी सामने बैठे थे, तो उन्होंने बिल्कुल सामने बैठ के ही देखा था सब चीजें। बाकी अभी कंपटीशन कोचिंग में मैं गया था, बच्चों ने देखा होगा वीडियो, तो जो सेमिनार लिया था मैंने, तो वो भी पापा मम्मी सामने बैठे थे। तो पापा मम्मी अब हर जगह कहीं भी मैं जाता हूँ तो जाते ही हैं साथ में, उनका ये चीज है। तो अब सपोर्टिव है काफी ज्यादा, बट स्टार्टिंग में भी थे, बट वही मेरे एंड से लगता था मुझे कि नहीं होंगे। बट जिनके साथ नहीं है ऐसा केस, तो आप एक स्टार्ट करो इनिशियली,
एक पॉइंट पर पहुंचो, एक पॉइंट पर, क्योंकि उनको भी सिक्योरिटी चाहिए, पापा मम्मी को भी ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे दुश्मन है भाई, उनको भी सिक्योरिटी चाहिए, चाहते हैं अपना बच्चा अच्छे का पहुंच जाए। तो अगर आप एक पॉइंट पर आकर पैसे से बनाने लगोगे, सिक्योरिटी का मतलब पैसा ही है यहाँ पर, बनाने लगोगे तो आपके पेरेंट्स सपोर्ट करने लगेंगे, बट इनिशियली आपको छुप के चोरी करके करना पड़ेगा थोड़ा काम, और वो करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज के लिए चोरी करना कोई इतनी बुराई नहीं है। बंदी घुमा लेते हो जब, तो भाई इसमें क्या बुराई, तो ये कर सकते हो। ओके, तो ये जो ये चीज है, ये लाइक क्या कहते हैं, एक स्किल मतलब हम सीख सकते हाँ। हैं। इन शॉर्ट ये स्किल्स आ सकते हैं, हमने केवल यूट्यूब की बात करी है। हम्म। हम इसमें हमारी जिस भी चीज में चाह है या जिस भी हम्म। चीज में पॉसिबल है, उसमें हम सीख सकते हैं अकॉर्डिंग टू। मेरा मानना है कि आज के टाइम पे तो सारा कंटेंट भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अवेलेबल है भाई। हमारे पास सबसे अच्छे रिसोर्स ये है कि हम्म। कंटेंट अवेलेबल। हम्म। हाँ, तो इसी के साथ मतलब अंकल आंटी भी सपोर्टिव रहे एंड हम्म। फैमिली बैकग्राउंड भी इस कन्वर्सेशन को बदल गया। एक चीज जो ये हम लोग यूट्यूब पे जब अब हम बनाते हैं वीडियो हम्म। अपलोड कर, तो लाइक उसमें कई सारी चीजें रहती हैं कि थंबनेल अट्रैक्टिव होना चाहिए, या टीम को कैसे मैनेज करते हो, या वो थंबनेल कैसे बनाते हो, वो चीजें कैसे ध्यान रखते हो, कैसे वो सब चीजें सीखी हैं। यूट्यूब काफी हद तक मेरा बहुत पर्सनलाइज्ड है, मतलब उसमें कोई टीम नहीं है। यूट्यूब पे कंटेंट बनाने से लेके, एडिटिंग से लेके, आइडिएशन से लेके, थंबनेल से लेके, टाइटल, एसईओ, सब मैं अकेले ही करता हूँ, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। लेकिन होता क्या है कि सब चीजें कैसे सीखी थी, इनिशियली क्या था कि स्टार्टिंग में मैंने जो चीजें ट्राई करी थी, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैंने फ्रीलांसिंग ट्राई करी थी, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, उसने फ्रीलांसिंग करी भी थी फाइवर पे। तो क्लाइंट्स लेते थे, काम करते थे। तो उस समय लगता था यार ये सब क्या कर रहे हैं, और पैसे से भी कुछ खास बन नहीं रहे हैं, लेकिन अब वो स्किल काम आ रही है, तो वो चीज होती है वो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली। तो पुरानी चीजें, ऐसी चीजें होती है जो आपको नहीं पता लाइफ में आपके कब काम आ जाए, तो वो वाली स्किल है। प्लस क्या है कि एडिटिंग बहुत सारे लोग लैपटॉप पे करते हैं क्वालिटी वगैरह के लिए, जो मेरा प्रोसेस है, मेरे को प्रोसेस फास्ट रखना रहता है, तो मैं एडिटिंग फोन से करता हूँ। फोन के जो एप्स वगैरह है, फोटोशॉप हो गया या पिक्सआर्ट हो गया, वो चीज, एंड बाकी जो वीडियो एडिटिंग है वो भी फोन से करते हैं, काइन मास्टर, इनशॉट वगैरह से। तो खुद ही ये चीज करते हैं। बाकी टीम जो हमारी है वो मेनली वही काउंसलर की है, या जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसकी है, तो वो मैनेज करनी पड़ती है। रेगुलर मीटिंग हो तो आप भी समझते हैं, आप भी करते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ मेरे को संकल्प तुम्हारे साथ बात करके एकदम मजा आ गया, एंड इस पॉडकास्ट को हम यहीं अब एंड करना पड़ रहा है। मतलब काफी हमने अभी बात कर लिया एंड बहुत मजा आया। हमने, मेरा मानना है कि हमने इस पॉडकास्ट से काफी कुछ सीखा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।